हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडीरत ऑनलाइन में और मैं हूं धर्मेंद्र पाल सिंह। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण के साथ आपके बीच में हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपी आते हैं, उनका आगमन होता है, वो यहाँ पर अपने व्यापार वाणिज्य का विस्तार करते हैं, धीरे धीरे अपने उपनिवेश स्थापित करते हैं और उनके ये उपनिवेश क्रमशः साम्राज्य की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं भारत और यूरोप के सबसे पहले क्षेत्र के विषय में। आप देख रहे हैं, यह है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में यह है भूमध्य सागर और भूमध्य सागर के उत्तर में ये जो संपूर्ण क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के बाद हम जब पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो यहां देखते हैं, यह है ब्लैक सी, काला सागर, और यह है कैस्पियन सागर। अब इस कैस्पियन सागर और यहां पर एक जगह और आपको दिखा दें, एक पर्वत श्रृंखला है, इसको हम जानते हैं यूराल पर्वत के नाम से। तो कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत के पूरब का जो संपूर्ण क्षेत्र है, यह है आपका एशिया महाद्वीप और यह आपका है भारत। भारत और एशिया महाद्वीप के साथ व्यापार प्रारंभ करने वाला पहला यूरोपीय देश था यूनान या ग्रीस। यूनान या ग्रीस के व्यापारी प्राचीन काल में ही भारत के साथ व्यापार करना प्रारंभ कर दिए थे। लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास ही यहां के व्यापारी भारत से रेशम, मसाले और सोने का व्यापार किया करते थे। यहां तक कि 200 ईसा पूर्व से लेकर के 10 ईस्वी के बीच में इन यूनानियों ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इसके आसपास के क्षेत्रों में एक साम्राज्य स्थापित किया था, जिसको कहा जाता था इंडो ग्रीक साम्राज्य या हिंद यमन साम्राज्य। और आपको यह भी पता होगा कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कोई भी आक्रांता सीधे तौर से किसी देश में आक्रमण करने नहीं जाता था। सबसे पहले उसके उस देश के वैभव और संपन्नता का पता चलता था व्यापारियों से। फिर उन व्यापारियों से पता होने के बाद में इनके आक्रमण प्रारंभ होते थे। ग्रीक या यूनान के बाद व्यापार में प्रभाव स्थापित करता है मध्यकाल में जिनेवा और वेनिस। जिनेवा और वेनिस आते थे इटली के अंतर्गत। इस एक यहां पे साम्राज्य था रोमन साम्राज्य। तो ये जो रोमन साम्राज्य था यहां पर, इस रोमन साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे, जिनेवा और वेनिस। जिनेवा और वेनिस के व्यापारी भूमध्य सागर के देश और यूरोप के देश में इनका विशेषकर प्रभाव था। और भारत और एशिया के व्यापार में प्रभाव था इस समय अरब के व्यापारियों का। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र के व्यापारी हावी थे। एशिया के व्यापार पर अरबवासियों का प्रभाव था। भूमध्य सागरी और यूरोप के व्यापार पर इटली के जिनेवा और वेनिस के व्यापारियों का प्रभाव था। आपने शेक्सपियर की रचना सुनी होगी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इस नाम से लग रहा है कि वेनिस के व्यापारी उस समय काफी आगे थे व्यापार के क्षेत्र में। लेकिन आइए अब देखते हैं कि इनके जो व्यापार थे वो किन मार्गों से संपन्न होते थे। तो भारत और यूरोप के बीच व्यापार के 3 मार्ग थे मुख्य रूप से। उन 3 मार्गों में जो सबसे प्रचलित मार्ग था वह मार्ग था भारत के पश्चिमी तटों के बंदरगाहों से। अब बंदरगाह कौन कौन से थे उसको आप देख लें। जैसे कि गुजरात के तट पर 3 मुख्य बंदरगाह थे, कैम्बे, भड़ौत और सूरत। और फिर मालाबार तट यानी केरल के तट पे बंदरगाह है कालीकट और कोचीन। तो इन बंदरगाहों से व्यापारी जाते कैसे थे? यह है अरब सागर। तो पश्चिमी तटों के बंदरगाहों से अरब सागर के रास्ते होते हुए फारस खाड़ी तक, उसके बाद फिर ईरान, सीरिया, तुर्की होते हुए फिर इनकी जहाजें आ जाती थी भूमध्य सागर में, और इस भूमध्य सागर से होते हुए वेनिस और फिर जिनेवा तक। इनके व्यापार करने का ही मार्ग था।
दूसरा मार्ग था भारत के बंदरगाहों से अरब सागर होते हुए लाल सागर, और लाल सागर से होते हुए यह सिनाई प्रायद्वीप और यह मिस्र के अलेक्जेंड्रिया तक, और फिर वहां से अलेक्जेंड्रिया से फिर भूमध्य सागर होते हुए वेनिस और जिनेवा तक। और तीसरा जो मार्ग था जो अपेक्षाकृत कम प्रचलित था, वह भारत के पश्चिम उत्तर के जो दर्रे थे, जो पास थे, उन पास से होते हुए अफगानिस्तान, फिर ये मध्य एशिया के देश, और फिर रूस होते हुए बाल्टिक सागर, और फिर वहां से यूरोप के देशों में पहुंच जाते थे। ये 3 मार्ग थे। इन 3 मार्गों में जो सबसे प्रचलित मार्ग था वह मार्ग था फारसी खाड़ी से होकर जाने वाला मार्ग, और जो लाल सागर वाला मार्ग था यह कम प्रचलित था, क्योंकि कोहरे के कारण यहां पर जहाजों की दुर्घटना ग्रस्त होने की संभावना बनी रहती थी। अब यह हो गया मार्ग। सबसे बड़ी जो भूमिका है वो मार्गों की होती है व्यापार में। अब इसी समय इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। यहां पे एक साम्राज्य है रोमन साम्राज्य इस क्षेत्र में, और यहां पर एक साम्राज्य है, उसका नाम है उस्मानी साम्राज्य। उस्मानी साम्राज्य के जो शासक थे तुर्क थे। इन तुर्कों ने, यानी उस्मानी साम्राज्य के शासकों ने, तुर्कों ने रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया, यहां आप देख रहे हैं तुर्की के इस उत्तर और पश्चिम कोने पर एक स्थान है कुस्तुनतुनिया, उसे वर्तमान में इस्तांबुल के नाम से भी जाना जाता है। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तुर्कों ने। यह रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। इस पर अधिकार कर लिए जाने के बाद इन तुर्कों ने यूरोप के व्यापारियों को इस रास्ते यूरोप और इस रास्ते एशिया और भारत में जाने का जो रास्ता था वो बंद कर दिया। इस रास्ते के बंद होने के बाद जहां वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों ने अपने आप को इसी क्षेत्र में सीमित कर लिया, लेकिन इसी समय अवसर मिलता है कुछ ऐसे यूरोप के देशों को जो अब तक इन संपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों से बिल्कुल अलग थलग थे, बहिष्कृत थे। ये देश थे स्पेन और पुर्तगाल। अब स्पेन और पुर्तगाल के नाविकों ने प्रारंभ की नए नए देशों और द्वीपों को खोजने का अभियान शुरू किया। इसमें सहयोग किया वहां के शासकों ने, विशेषकर पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी, या उन्हें एक उपाधि मिली थी द नेविगेटर, यानी पथ प्रदर्शक, जो नाविकों को रास्ता दिखाते थे, उनका मनोबल बढ़ाते थे, उनको राजकीय संरक्षण प्रदान करते थे। तो उनको राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला है प्रिंस हेनरी या नेविगेटर। इसने अपने देश के नाविकों को इस दिशा में प्रोत्साहित किया। दूसरी बात थी, इस समय तक यानी कि 15वीं शताब्दी में जहाजरानी निर्माण में बहुत प्रगति हो चुकी थी। कुतुबनुमा यानी कि दिक्सूची यंत्र का भी आविष्कार हो चुका था। यूरोप में औद्योगिक क्रांति भी हो चुकी थी। तो इन सब कारणों से इनके पास पर्याप्त संसाधन थे नए नए द्वीपों को खोजने की। तो इस दिशा में सबसे पहला जो प्रयास है वह 1487 में किया वार्थोलोमो डायस ने। वार्थोलोमो डायस जो कि पुर्तगाल का नाविक है, उसको मदद किया, उसको हेल्प किया प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने, और इसने अफ्रीका महाद्वीप के तटों से होते हुए यह पहुंचता है अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण छोर पर एक स्थान है उत्तमासा अंतरीप, यहां पहुंचता है। लेकिन यहां पर अत्यधिक तूफान और कोहरे को देखकर ये वहां से वापस लौट जाता है। इसको एक नाम भी मिलता है यहां पर, तूफानी अंतरीप। उसने नाम दिया तूफानी अंतरीप, और इसका एक और नाम है उत्तमासा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप। यहां से वापस चला गया, यहां से दोबारा रिटर्न हो गया। अब इसके बाद अगला प्रयास करता है स्पेन का नाविक है कोलंबस।
स्पेन के नाविक कोलंबस ने 1494 ईस्वी में भारत की खोज करने के प्रयास में खोज डाला अमेरिका के द्वीपों को। वो द्वीप हैं वेस्ट इंडीज के द्वीप। कैसे? पूरब जाने का जो मार्ग था वह मार्ग अवरुद्ध कर दिया था तुर्की के लोगों ने, इसलिए इसके पास एक ही रास्ता था, वह समुद्र के रास्ते पश्चिम की ओर बढ़ता गया। सोचा कि भारत ऐसे भी हमको मिल जाएगा, क्योंकि भारत जाने का जो मार्ग है वह हमको यहां से मिल सकता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी गोल है, कहीं न कहीं तो हम टकराएंगे ही। उसने इस आशा, इस उम्मीद से लगभग 200 दिनों की लंबी यात्रा के बाद वह कुछ द्वीपों से टकराता है और उसको भरोसा हो जाता है कि हम भारत पहुंच गए। लेकिन वह पहुंचता है अमेरिका महाद्वीप के कुछ द्वीप हैं कैरिबियन सागर के क्षेत्र में, ये हैं वेस्ट इंडीज के द्वीप। देखिए नाम से भी स्पष्ट है, वेस्ट इंडीज, पश्चिम के भारत। और उसको अंत तक ये नहीं पता था कि हमने भारत की खोज नहीं की, बल्कि अमेरिका के कुछ द्वीपों की खोज की है। चलिए, एक घटना घटित हो गई। अब इसके बाद में अगला प्रयास करता है वास्को डी गामा। यह पुर्तगाल का नाविक है। इसने बार्थोलोमेव डायस के द्वारा दिखाए गए रास्ते का ही अनुसरण करते हुए पहुंचता है उत्तमाशा अंतरीप, और फिर यहां से आगे बढ़ता है और यहां से ऐसे होते हुए अरब सागर होते हुए यह पहुंच जाता है कालीकट, जो कि केरल का एक बंदरगाह था। उसको हम मालाबार तट, यहां पे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है क्षेत्र पूरा। मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह पे पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमने अब तक देखा कि कौन कौन से रास्ते थे व्यापार के, और जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया तो किस प्रकार नए मार्गों की खोज हुई। अब हम एक एक यूरोपियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम इसी क्रम में अब हम अध्ययन करेंगे भारत में पुर्तगालियों के आगमन और उनके व्यापार, वाणिज्य और साम्राज्य के विस्तार की पूरी घटना को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे।